जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे बी और सी एनसीसी के मॉडल पेपर को और अच्छे से पूर्ण रूप से सॉल्व करेंगे। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 ड्रिल, जिसमें 10 मार्क्स का आता है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ड्रिल की शुरुआत किसने की, और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण जानना जरूरी है कि ये कब हुआ। तो इसकी ड्रिल की शुरुआत 1666 ईस्वी में हुई थी। तो अब ये पूछेंगे कि ये किसने किया और कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये मेजर जनरल ड्रॉल, जो जर्मनी के रहने वाले थे, उन्होंने किया। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। 1666 ईस्वी ड्रिल की शुरुआत हुई। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सावधान में दोनों पैरों के बीच की 30 डिग्री का कोण बनता है। तो ये तो सिंपली है कि जब आप सावधान में रहिएगा तो दोनों जो पंजे की कोण बनती है उसमें 30 डिग्री का बनता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थंब का हुक्म डॉट 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 कदम पर दिया जाता है। तो ये सिंपली बात है, थंब का हुक्म बाएं पैर के कदम पर दिया जाता है, क्योंकि जब हम थंब होंगे तो क्वेश्चन दिया जाता है थंब खाली 1 2। तो इसमें जनरली बात है कि बाएं पैर पे थंब को, ये क्लियर है। तो ये भी डाउट क्लियर हो गया कि थंब का हुक्म बाएं पैर पर दिया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं ड्रिल के सिद्धांत। तो ये तो नियमता ये माना गया है, जो मेजर जनरल ड्रॉल ने ये कहा है, इसका नियम ये है कि 3 नियम है, मुख्य रूप से 3 ही नियम है कि जो कि निम्न प्रकार के हैं। फुर्ती जो ये है, और उसके बाद से आता है स्थिरता, उसके बाद से आता है मिलजुल कर कार्य करना, यानी कि कोऑर्डिनेशन। तो सबसे बड़ी ये इसकी ड्रिल की सिद्धांत ये माना जा सकता है कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला फुर्ती, दूसरा स्थिरता, और मिलजुल कर कार्य करना तीसरा। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि रैंक और फाइल। ये लिखा गया है क्वेश्चन में कि रैंक और फाइल में अंतर क्या होता है। तो सिंपली है यार, रैंक और फाइल। तो रैंक, इसमें कैडेट साइड बाय साइड खड़े होते हैं, और फाइल में जब एक के पीछे एक, तो जैसे कि 3 3 के फाइल में जब बोला जाता है 3 3 के फाइल में खड़े हो, तो ये सिंपली बात है कि एक के पीछे एक को खड़े होने वाले को फाइल बोलते हैं, और रैंक उसको बोलते हैं जब एक कैडेट के साइड बाय साइड कैडेट खड़े होते हैं तो उसको रैंक बोलते हैं। अब चलिए आते हैं ड्रिल के प्रकार। ड्रिल के प्रकार आपको सभी, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। फर्स्ट होता है ड्रिल, 2 प्रकार के होता है निम्नतः। ये वास्तव में हमेशा क्वेश्चन में आता है, हर एक पेपर में आता है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें सिंपली है, कैसे भी लिख देना है। पहला हो जाएगा ओपन ड्रिल, और दूसरा हो जाएगा क्लोज ड्रिल। तो ये भी सिंपल है। तो आपको क्वेश्चन अगर आता है कि ड्रिल के प्रकार कितने होते हैं, तो ये तो निम्नतः है, आप याद कर लेना और लिख देना, ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। अब ये आ जाएगा कि ये ओपन ड्रिल कहाँ कराया जाता है और क्लोज ड्रिल कहाँ कराया जाता है। तो ओपन ड्रिल या फील्ड एरिया में कराया जाता है और क्लोज ड्रिल जो शांति इलाका क्षेत्र, जैसे कि परेड ग्राउंड, जो भी मेमोरियल ड्रिल वगैरह होता है, जो कि बड़े बड़े अधिकारी लोग विजिट करने के लिए आते हैं, तो उसको क्लोज ड्रिल कहा जाता है। अब चलिए ये पार्ट 10, मतलब पार्ट 1 जो 10 मार्क्स का था वो क्लियर हो गया। अब चलिए डाउट आपका क्लियर करते हैं वेपन ट्रेनिंग में। वेपन ट्रेनिंग भी आपको बी के भी एग्जाम में और सी के भी एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। तो इसमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि फर्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो इसमें क्वेश्चन दिया ये है कि लिम्बर अप से आप क्या समझते हैं। तो लिम्बर अप उसको बोलते हैं, ये बहुत ही कैडेट लोगों को थोड़ा टफ लगता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट आप याद कर लीजिएगा तो वो हो जाएगा, नॉर्मल है। तो इसको हम जनरल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि यह वास्तव में रॉक नहीं, देखिए लिम्बर अप, इसको आपको जनरल लैंग्वेज में ये समझाते हैं कि जब एक राउंड गोली को आप फायर करते हैं और उसके दोनों जैसे टारगेट का, आपका अपर्चर होल, आपका आई, एक राउंड फायर करके आप शिस्त को मतलब एक बार आप कंफर्म हो जाता है कि हाँ हम एकदम कंफर्म है, अब
दूसरा टारगेट नहीं चूज करना है, इसी पे हमको टोटल फायरिंग करना है। तो इसी को जब एक बार मिला लिया जाता है, आप कंफर्म हो लेते हैं, तो उसको ही लिम्बर अप कहते हैं। ये जनरल भाषा हुआ। अब किताबी भाषा में ये हम समझ सकते हैं कि जैसे आँख और अपने अपर्चल होल और आपके टारगेट को जो बीच की मध्य की दूरी होती है, उसको एक राउंड फायर करने के बाद जो भी कन्फर्म हो जाता है कि आप शिस्त ले लिए हैं, उसी को लिम्बर अप से जाना जाता है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आइए देखते हैं। ये है तो इसमें क्वेश्चन में दिया है कि अच्छी फायरर के क्या गुण हैं। तो ये नॉर्मली है यार, अच्छी फायरर के वही मतलब ये हो सकते हैं, अच्छी फायर के मजबूत पकड़ कर सकते हैं, अच्छा से अपना निशाना मिलाएंगे, उसके बाद से उसको फायर कर देंगे, नॉर्मल है। तो पहला इसमें 3 मुख्य रूप से होता है कि अच्छा निशाना बांधना, और दूसरा राइफल पर अच्छी पकड़, और तीसरा अच्छा ट्रिगर ऑपरेशन। इसको 3 जैसे नॉर्मल भी इस भाषा में बोला जाता है, मजबूत पकड़, दुरुस्त शिस्त, दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन। तो ये निम्न प्रकार की 3 शैलियाँ हैं जो अच्छे फायरर के गुण को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, हाफ कॉक राइफल की क्या पहचान है। अब राइफल का टॉपिक आ जाता है, राइफल कोई भी राइफल आप यूज करते हैं तो उसको अगर क्वेश्चन में आ जाता है या फिर कोई आपका उस्ताद पूछ लेता है कि हाफ कॉक राइफल की क्या पहचान है, तो सिंपली ये कहना है कि सेफ्टी कैच या बोल्ट का सही स्थान पर न होने के कारण राइफल आधा कॉक हो जाती है। इस कारण ट्रिगर नहीं दबता है तथा बोल्ट एक्शन नहीं कर सकता है। इसको ठीक करने के लिए कॉकिंग पीस को पूरी तरह से पीछे की ओर खींचो तथा ब्रिज को खोलकर देखें कि उसमें कोई राउंड तो नहीं फंसा है। अतः आप ये समझ सकते हैं कि जैसे सेफ्टी कैच ये माने रखता है कि राइफल अगर आप लोडेड कर दिए हैं तो सेफ्टी कैच अगर लगा देते हैं तो वो आपको कितना भी ट्रिगर प्रेस करोगे तो आपका राउंड फायर नहीं होगा। तो ये बात अब क्लियर हो गए कि हाफ कॉक, जैसे कि अब चेम्बर में राउंड नहीं रहेगा तो वो तो क्लियर है कि भाई ऐसे फायर नहीं होगा। अगर चेम्बर में राउंड है, आप ट्रिगर दबाते हो तो वो तो फायर करेगी ही राइफल। तो इसी को सेफ्टी कैच इसीलिए किया जाता है, हाफ कॉक सेफ्टी कैच इसलिए लगा दिया जाता है कि आप ट्रिगर बाई द वे प्रेस कर भी जाते हो तो फायर आगे वाला नहीं होगा, मतलब चेम्बर में राउंड रहेगा लेकिन फायर नहीं होगा। चलिए आप क्लियर हो गए हाफ कॉक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। अब 8 नंबर में क्वेश्चन है कि फायरिंग के सिद्धांत। अब तो फायरिंग के सिद्धांत निम्न है जो कि 3 प्रकार से, मतलब मुख्य रूप से 3 माना जाता है फायरिंग के सिद्धांत। पहला हो गया मजबूत पकड़, दूसरा हो गया दुरुस्त शिस्त, तीसरा हो गया दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन। ये तो सिंपल है कि पहला आप राइफल को पकड़िएगा तो किसी चीज़ को उस तरीके से हैंडल करना चाहिए जो कि पूरा मजबूत हो जाए, आप अपने से कंफर्म हो जाओ कि वो पूरा क्लियर है कि हाँ हम अच्छे से पकड़ लिए, अब ये हिल नहीं रहा है, इधर उधर हो नहीं रहा है। और दूसरा हो गया शिस्त लेना। शिस्त मिलाना में ये हो गया कि आप अपने बाएं आँख को बंद किए और दाहिने आँख को खोल के अपर्चल होल को देखते हुए और मेन टारगेट को देख के, जहाँ पे आप मुख्य बिंदु है आपका फायर करना है। तो ये हो गया आपका शिस्त, जो कि आप शिस्त मिला लेते हो, सांस को रोक के और शिस्त मिला लेते हो। अब आता है तीसरा दुरुस्त ट्रिगर का दबाना। अब होता है कि आप थोड़ा सा ट्रिगर में, जैसे ये भी क्वेश्चन आता है कि राइफल में कितने ट्रिगर में कितने दबाव होते हैं, तो ये भी नॉर्मली क्वेश्चन है। 2 प्रकार के दबाव होते हैं जिसमें कि अभी का ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि दुरुस्त ट्रिगर का दबाना। तो पहला कि आप फर्स्ट का एक बार पॉइंट करते हो, जब ट्रिगर को हल्का सा प्रेस करते हो, जो फर्स्ट वाला भाग का दबाव होता है उसको आप दबाए, फिर सांस को रोके और फिर से ट्रिगर को डबल दबाए प्रेस किए तो वो फायर कहलाता है। तो वो दुरुस्त ट्रिगर का दबाना, यही तीसरा पॉइंट हो जाता है, दुरुस्त ट्रिगर का दबाना। अब हो गया, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलिए आते हैं मिसलेनियस, ये जिसमें सभी अधिकांशतः लड़का बहुत ज़्यादा फेल होते हैं। तो ये क्लियर है कि ये अगर आप कैडेटों को हम बता दें कि मिसलेनियस जो कि सबसे अधिक बच्चे फेल होते हैं, तो हमारे तरफ से हम ये पॉइंट करेंगे कि आप जितने भी कैडेट हो ये मिसलेनियस पे सबसे अधिक फोकस करो, क्योंकि इसमें ऑलराउंडर क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित धर्मों के संस्थापक के नाम लिखो।
अब ये नॉर्मल है, फिर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर याद कर लेना होगा। इस्लाम, इस्लाम का जिन्होंने अपना संस्थापक, मतलब ये धर्म के जितने भी संस्थापक थे उनका सभी का नाम है। तो पहला हो गया इस्लाम धर्म, मोहम्मद साहब। और दूसरा हो गया सिख धर्म, गुरु नानक जी ने किया। तीसरा हो गया जैन धर्म का किए महावीर स्वामी ने। और चौथा किए बुद्ध को, मतलब बुद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध। और हिंदू धर्म का कौन थे? आर्य प्रजाति। तो ये क्वेश्चन है नॉर्मली, मतलब और ये भी इससे क्वेश्चन बन सकता है कि अपने मतलब भारत में कितने धर्म के लोग रहते हैं, तो इसमें भी ये 5 जो है ये भी याद कर सकते हैं, इस्लाम, सिख, जैन, बुद्ध, हिंदू। तो ये सब निम्न क्वेश्चन है जो नॉर्मली है, लेकिन थोड़ा याद कर लीजिएगा तो हो जाएगा क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। राष्ट्र निर्माण में आने वाली समस्याएं लिखें। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है। तो इसका क्वेश्चन में हो गया राष्ट्र निर्माण के आने वाली समस्याएं को लिखें। तो पहला हो जाएगा सांप्रदायिकता, और दूसरा हो गया जातिवाद, तीसरा हो गया भाषावाद, चौथा हो गया क्षेत्रवाद, पांचवा हो गया धार्मिक कट्टरता, छठा हो गया पृथकतावाद, सातवां हो गया रूढ़िवादिता, आठवां हो गया अशिक्षा। अब नॉर्मली ये तो सिंपली है कि सभी जितने भी ये लैंग्वेज, मतलब जो भी लिखा है शब्द, ये तो नॉर्मल भाषा से माना जा सकता है कि इसमें क्या क्या पॉइंट किस क्लियर हो जाता है, इसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत में राष्ट्र निर्माण में आने वाली बाधाएं लिखो। तो राष्ट्र निर्माण मतलब कोई भी चीज़ को डेवलप करना है, कोई भी चीज़ को काम करना होता है तो उसमें बाधाएं तो आती ही आती हैं। तो इसी को क्वेश्चन में आता है, ये भी हर बार क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में राष्ट्र निर्माण में आने वाली बाधाएं, तो ये सिंपल है कि भाई हर एक ऑलराउंड से आएगी, क्योंकि राष्ट्र है भारत, राष्ट्र पूरा मतलब ऑलराउंडर, एकजुट है, और इसमें तरह तरह के भिन्नताएं हैं, तरह तरह की जो भी है, तो ऑलराउंडर माना जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन से आंसर निकलेगा कि औद्योगिकीकरण एवं नागरिकीकरण। चलिए, और दूसरा हो गया वैज्ञानिक विकास, तीसरा हो गया शिक्षा और विवाह, चौथा हो गया लौकिकीकरण, और पांचवा हो गया सामाजिक आंदोलन एवं विकास। उसके बाद से छठा हो गया प्रजातांत्रिक प्रणाली की स्थापना। उसके बाद से सातवां हो गया सामाजिक आर्थिक नियोजन। आठवां हो गया जनसंख्या वृद्धि एवं नियंत्रण। और सातवां हो गया संस्कृतिकरण। आठवां हो गया पश्चिमीकरण। अब चलिए ये क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा आप सभी, क्योंकि ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें ये भी आप लोग, मतलब जो भी कॉमन सब्जेक्ट से आता है ये नॉर्मल ही क्वेश्चन आता है, ऑलराउंडर। आपको इसके अलावे भी कुछ ऐसा क्वेश्चन याद करना है जो कि हम लोगों के नॉर्मली क्वेश्चन, जैसे इंडिया के बारे में हो गया, धर्म हो गया, जातिवाद हो गया, किसने क्या क्या किया, मतलब नॉर्मल जो भी क्वेश्चन होते हैं वो मिसलेनियस में आते हैं। तो पहला हो गया, अब इसमें दिया है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें आंसर आप कर सकते हैं कि 14 नवंबर मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, अब इसको क्वेश्चन नंबर 2 बोला जाएगा बरगद। अब और उसके बाद से आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3, भारत का राष्ट्र पुरस्कार हो गया